हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यामिति में इम्पोर्टेंट माना जाता है, सर्वांग समता। सर्वांग समता आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, ये 7वीं क्लास से ही इसका अध्ययन शुरू होता है और फिर जब तक आप गणित पढ़ेंगे तब तक इसका अध्ययन चलता रहेगा। इसलिए आपको ये अध्याय 7वीं कक्षा से ही बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पे आधारित बहुत प्रश्न आते हैं हमारे बड़ी कक्षाओं में। तो ये जो हमारा अध्याय 7 है, ये है त्रिभुजों की सर्वांग समता का। लेकिन त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सर्वांग समता को। तो आइए देखें हम सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। इसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। जैसे आपको ये ध्यान है, ये हमारे व्हाइट बोर्ड में जो मार्कर काम आता है उसकी इंक की शीशी है, ये दूसरा उसकी शीशी या उसका पैकेट है। तो देखिए ये दोनों पैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं। अब ये दोनों पैकेट अगर एक दूसरे को ढक लेते हैं, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक ही पैकेट है, दूसरा पैकेट आपको नहीं दिख रहा होगा। अब फिर आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक ही पैकेट है। तो इस तरह से इन दोनों पैकेटों ने एक दूसरे को पूरी तरह ढक लिया है। जब ये दोनों पैकेट एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं तो आप देखिए ये 2 पैकेट हैं। अब आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये केवल आपको दिखेगा कि केवल ये एक ही पैकेट है। तो इस तरह से वे आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं वो कहलाती हैं सर्वांगसम आकृतियां। अर्थात इन आकृतियों का आकार और माप बिल्कुल समान होता है, इसलिए कहलाती है सर्वांगसम आकृतियां। अब हम ऐसे ही और भी उदाहरण लेते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये किसका पैकेट है? ब्लेड का, जो शेविंग करने में यूज में आती है, ब्लेड का पैकेट है। तो आपने देखा होगा ब्लेड भी सारी एक जैसी होती है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि एक ही कंपनी की ब्लेड, एक छोटी हो गई एक बड़ी हो गई। सारी ब्लेड दिखने में एक जैसी रहती है, उनमें बिल्कुल भी छोटा बड़ापन आकार और माप में नहीं होता है। ये देखिए सर्वांग समता का हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। ये क्या चीज आपको दिखाई दे रही है? ये है अपने पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट, जो हम सब खाते हैं बहुत चाव से, कभी भी खा सकते हैं इसको दूध के साथ, चाय के साथ। तो ये देखिए ये सारे बिस्कुट एक ही आकार के होते हैं, ऐसे नहीं कि एक पैकेट में एक बिस्कुट बड़ा हो गया एक बिस्कुट छोटा हो गया। इन सब बिस्कुटों का आकार एक जैसा होता है, अर्थात ये सब भी क्या होते हैं? सर्वांगसम। इनका आकार और माप बिल्कुल एक जैसा होता है। तो इस तरह से अब हम सर्वांग समता को परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार परिभाषित करेंगे सर्वांग समता को। ऐसी आकृतियां जिनका आकार व माप एक समान होता है, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। और उनका यह गुण सर्वांग समता कहलाता है। तो इसके अभी हमने उदाहरण देखे। ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में उपस्थित रहते हैं। जैसे आप में से कई जने ताजमहल देखने गए होंगे, तो वहां पर उन्होंने देखा होगा ताजमहल के जैसे बिल्कुल छोटे छोटे ताजमहल वहां पर बाहर दुकानें बनी हुई है, वहां पर बिकते रहते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? ताजमहल की प्रतिकृतियां होती है। वो सर्वांगसम नहीं कहलाएंगी, क्योंकि कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, ये ध्यान रखना है। दिखने में एक जैसा हो लेकिन साथ साथ उसका आकार
एक जैसा हो, लेकिन माप भी समान होना चाहिए, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी बिल्कुल एक जैसी होगी, तभी वो कहलाएंगी सर्वांग सम आकृतियां। तो हम कुछ और जानकारी करते हैं कि आप में से कौन कौन बता सकता है कि सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती है। इसके लिए हम कुछ प्रश्नों की सहायता लेते हैं। देखिए अब प्रश्न कैसे लिखे गए हैं। तो देखिए अब ये कुछ उदाहरण है, आपको बताना है कि निम्न वस्तुएं सर्वांग सम हैं या नहीं। एक ही कंपनी के शेविंग ब्लेड, तो अभी हमने देखा था एक ही कंपनी के शेविंग ब्लेड होते हैं सर्वांग सम, तो लिख देंगे सर्वांग सम हैं। इसी तरह एक ही लेटर पैड की शीटें, आपने देखा होगा लेटर पैड जिसपे कोई भी कुछ लिख के भेजता है अपने नाम से, आपके स्कूल का लेटर पैड हो सकता है, आपके पिताजी किसी ऑफिस में ऑफिसर हैं, डॉक्टर है, उनका लेटर पैड हो सकता है। तो वो सब भी आकार में बिल्कुल एक जैसे होते हैं क्योंकि उनकी लंबाई चौड़ाई होती है समान, तो वो भी कहलाएंगे सर्वांग सम। इसी तरह से एक ही पैकेट के बिस्कुट, विभिन्न तरह के बिस्कुट हम देखते हैं बाजार में आ रहे हैं, लेकिन जो एक पैकेट होता है उसमें बिस्कुटों के आकार में कोई भी भिन्नता नहीं होती, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का बिस्कुट हो, किसी भी प्रकार का बिस्कुट हो, उसके आकारों में एक ही पैकेट के अंदर कोई भी भिन्नता नहीं आती है। तो इसलिए एक ही पैकेट के बिस्कुट भी कैसे होते हैं, सर्वांग सम। फिर है एक ही सांचे से बने खिलौने। एक सांचे से बने जो खिलौने देखिए कैसे होते हैं, एक सांचा होता है, उसी में हम ढाल डाल के अलग अलग खिलौने बनाते हैं, लेकिन बस उनका कलर अलग कर देते हैं, लेकिन दिखने में और सब जगह से वो खिलौने एक जैसे दिखते हैं, तो वो भी कहलाते हैं सर्वांग सम। तो इसलिए एक ही सांचे से बने खिलौने भी होते हैं सर्वांग सम। अगर सांचा अलग अलग हो जाएगा तब वो हो सकता है सर्वांग सम नहीं रहे, लेकिन एक ही सांचे से बने खिलौने हमेशा होते हैं सर्वांग सम। अगला है हमारा ताश की गड्डी में पत्ते। ताश की गड्डी आपने देखी होगी, आपने किसी को ताश खेलते हुए देखा होगा, या आपने देखा होगा मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आपने ताश आता है उसमें गेम देखा होगा, तो उसमें भी सभी पत्ते एक ही तरह के होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती है, बस उनका रंग लाल या काला हो सकता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई में उनमें बिल्कुल भी फर्क नहीं होता है ताश की एक गड्डी में। तो ताश की एक गड्डी में जितने भी पत्ते होते हैं वो भी क्या होते हैं, सर्वांग सम। तो इन सब उदाहरणों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि वे आकृतियां जिनका आकार व माप एक जैसा ही होता है, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल एक जैसी होती है, वो कहलाती है सर्वांग सम आकृतियां, और जो उनका ये गुण होता है ये कहलाता है सर्वांग समता। अब हम जांच करेंगे कि तल आकृतियों की सर्वांग समता कैसी होती है। तो देखिए हमको दो आकृतियां F1 और F2 दी गई हैं, किस तरह से वो दोनों आकृतियां देखिए। तो ये है हमारी आकृति F1, और दूसरी है आकृति F2। तो अब देखिए हमको जांच करनी है कि ये दोनों आकृतियां बिल्कुल एक जैसी हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अध्यारोपण विधि का उपयोग कर सकते हैं। अध्यारोपण का मतलब होता है कि जैसी एक आकृति बनी हुई है उसी के अनुसार की दूसरी आकृति काट कर उसको आप दूसरी के ऊपर रख दीजिए।
यदि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक लेती है तो वो कहलाते हैं हमें सर्वांग सम आकृतियां। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार, यदि आकृति F1 दूसरी आकृति F2 को पूर्णतया ढक लेती है तो जब दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक लेंगी तो वे परस्पर सर्वांगसम कहलाती हैं। अर्थात दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया बिना किसी को भी मोड़े हुए। किसी भी आकृति को आपको मोड़ के छोटा नहीं करना है, आड़ा तिरछा नहीं करना है, तो वो कहलाएंगी परस्पर सर्वांगसम। तो ये होता है हमारे तल आकृतियों की सर्वांगसमता। इसको हम बोलते हैं अध्यारोपण विधि, क्योंकि हमने एक आकृति को दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कर दिया और उसने उस आकृति को क्या किया, पूरी तरह ढक लिया, जिससे वे क्या हो गई, परस्पर सर्वांगसम, क्योंकि उनका आकार और माप बिल्कुल एक जैसा है। तो सर्वांगसम आकृतियों के बीच में हम देखिए कौन सा निशान लगाते हैं। जैसे F1 आकृति सर्वांगसम है F2 आकृति के, तो इनके बीच में हमको लगाना है निशान, जो देखिए बराबर, और बराबर के ऊपर हमको जो निशान बनाना है, देखिए ये निशान पूरा मिलके कहलाता है सर्वांग समता का। ये जो निशान है पूरा कहलाता है सर्वांग समता। इसके इधर और इधर जो दोनों आकृतियां होती हैं वो परस्पर दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। एक बार वापस देख लीजिए आप कैसे बनाना है। ये आप लगाओगे बराबर, और यहां से आप इसको ऐसे आपको लिखना है, एक तरह से ये लेटा हुआ आपका कहलाएगा S। तो ये निशान होता है सर्वांग समता का। अब हम जांच करेंगे रेखाखंडों में सर्वांग समता। रेखाखंड हम पढ़ चुके हैं पहले कि दो बिंदुओं को मिलाने पर, ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने पर बनी आकृति कहलाती है रेखाखंड। तो ये सर्वांगसम कब होते हैं, तो देखिए जैसे हमने एक रेखाखंड खींचा है, और एक और रेखाखंड खींच दिया हमने, अब हमको जांच करनी है कि ये AB और CD परस्पर सर्वांगसम है या नहीं। तो इसके लिए भी हम, जैसे हमने अभी पिछली बार अध्यारोपण विधि का उपयोग किया था, तो इसमें भी हम अध्यारोपण विधि का ही उपयोग करेंगे। हम जैसे AB बना हुआ है, ऐसे के ऐसे CD है, CD को हम बनाकर बिल्कुल AB को ऊपर ले जाएंगे। तो जब हम CD को AB को ऊपर ले जाएंगे तो देखते हैं कि CD AB को क्या करता है, पूरी तरह ढक लेता है। अर्थात C बिंदु आ जाता है A बिंदु पर और D बिंदु आ जाता है B बिंदु पर। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाखंड क्या है, परस्पर सर्वांगसम। एक बार पुनः समझिए कि आपने एक रेखाखंड है ये और दूसरा रेखाखंड खींचा। अभी आपको इसकी लंबाई मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जितना रेखाखंड ये खींचा है उसी नाप का रेखाखंड आपने अगर दूसरा खींचा है तो इसको उठाकर दूसरे पर ले जाएंगे। और अगर जो पहला शीर्ष है इसका C वो A पर और D B पर आता है, तो समझ लीजिए कि दोनों रेखाखंड क्या है, बिल्कुल सर्वांगसम है, क्योंकि दोनों शीर्षों ने एक दूसरे को परस्पर ढक लिया है। तो इन्हें हम इस प्रकार लिख देंगे कि AB, रेखाखंड AB, ध्यान कीजिए रेखाखंड का निशान आपको ध्यान होना चाहिए, ये रेखाखंड AB सर्वांगसम है रेखाखंड CD के। इस तरह से आप दो रेखाखंडों की सर्वांग समता की जांच कर सकते हैं। अब इसी क्रियाकलाप को आप और भी रेखाखंड खींचे कर सकते हैं। इससे छोटी लंबाई का खींच लीजिए रेखाखंड, या इससे बड़ी लंबाई का खींच लीजिए। तो अगर हम जब देखेंगे कि जब हम एक रेखाखंड को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक रेखाखंड का शीर्ष दूसरे को अगर ढक रहा है और दूसरा शीर्ष दूसरे को ढक रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों रेखाखंड क्या है, परस्पर
सर्वांग सम है, तो ये कहलाता है रेखाखंडों में सर्वांग समता। और इसे भी हम वही दोनों रेखाखंडों का नाम लिखकर बीच में लगाएंगे निशान सर्वांग सम का। इस तरह से रेखाखंड ए बी सर्वांग सम रेखाखंड सी डी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान होती है तो वे परस्पर सर्वांगसम होते हैं। और इसका उल्टा भी सत्य होता है कि यदि दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं, यदि दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं तो उनकी लंबाइयां भी समान होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमको दे रखा है दो रेखाखंड बिल्कुल समान हैं और उन दोनों रेखाखंडों में से हमको एक रेखाखंड की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अगर एक रेखाखंड की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और दोनों रेखाखंड समान हैं तो दूसरा जो रेखाखंड होगा उसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर होगी। जैसे मान लीजिए इस रेखाखंड की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और हमको दिया हुआ है कि रेखाखंड ए बी सर्वांगसम रेखाखंड सी डी के पहले से ही दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि वो सी डी की लंबाई बताइए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये लाइन लिख के कि जब दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं तो उनकी लंबाइयां भी समान होती है, अतः ए बी बराबर सी डी होगा। तो सी डी भी कितना हो जाएगा 8 सेमी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर मान के, अर्थात ए बी बराबर सी डी। निशानों का अंतर ध्यान रखना, ये निशान होता है सर्वांग समता का और ये निशान होता है बराबर का। बराबर का अर्थ ये है कि दोनों की लंबाई बराबर है और सर्वांग समता का अर्थ ये है कि दोनों का आकार भी बराबर है और दोनों की लंबाई अर्थात माप भी बराबर है। जब आकार और माप दोनों बिल्कुल समान होंगे तभी कहलाएगा वो सर्वांग सम। अब देखिए हमको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये हमको दिए गए हैं 6 रेखाखंड और इनमें से दो दो रेखाखंड हमको सर्वांग सम दिए गए हैं और एक एक रेखाखंड की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे, पहले में हमको दिया गया है ए बी सर्वांग सम आई जे है, ये ए बी है और ये है आई जी। दोनों रेखाखंड हमको सर्वांगसम दिए गए हैं। तो आई जे की लंबाई हमको दी गई है 3 सेमी, तो ए बी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो अभी हमने सीखा था कि जब दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं तो उनकी लंबाइयां भी समान होती है। तो हम लिख देंगे इसके उत्तर में कि ए बी सर्वांगसम आई जे है, तो ए बी बराबर आई जे होगा। इसलिए आई जे की लंबाई हमको कितनी दी हुई है, चित्र में देखिए आई जे की लंबाई हमको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की होगी। अभी हमने पढ़ा था कि जब दो रेखाखंड सर्वांगसम हैं तो उनकी लंबाई भी समान होती है। तो अब देखिए अगला उदाहरण सी डी सर्वांगसम जी एच। जो सी डी है वो जी एच के सर्वांगसम दिया गया है और इन दोनों में से हमको जी एच की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो दोनों की लंबाई समान होगी तो सी डी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हम इसमें भी लिख देंगे उत्तर में कि सी डी बराबर जी एच होगा। इसलिए सी डी की लंबाई भी वही होगी जो जी एच की लंबाई है 5
सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ए बी का क्वेश्चन कर लिया, सी डी का कर लिया, यहां से जी एच और आई जे का हो गया। अब बच रहा है हमारा ई एफ, जो ई एफ हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ई एफ सर्वांगसम दिया हुआ है के एल के। तो ई एफ सर्वांगसम के एल है, तो दोनों की लंबाई भी क्या होगी, समान होगी, क्योंकि सर्वांगसम दे दिया है तो फिर हमको इसको नापने की जरूरत नहीं है। जिन दो रेखाखंडों को सर्वांगसम दे दिया जाता है उनकी लंबाई हमेशा समान आएगी। हो सकता है दिए हुए चित्र में आपको समान नहीं लग रही हो या गलती से गलत छप गई हो, लेकिन जिनके बीच में सर्वांगसम का निशान है वो दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। तो इसलिए ई एफ 7 सेंटीमीटर का है तो के एल भी कितने का होगा, 7 सेंटीमीटर का। तो हम लिख देंगे यहां पर ई एफ बराबर जी एच होगा, क्योंकि दोनों रेखा के खंडों की लंबाई समान होगी, इसलिए जी एच की जगह देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर के एल। तो ई एफ बराबर के एल होगा, इसलिए ई एफ की लंबाई 7 है तो के एल की लंबाई भी कितनी होने वाली है, 7 सेंटीमीटर। तो के एल बराबर, तो इस तरह से हमने देखा कि रेखाखंड हमको दिए गए हैं, अगर दोनों सर्वांगसम दिए हैं तो उनकी लंबाई समान होगी। अगर आपको दो रेखाखंडों की लंबाई पहले से ही समान दी होती, जैसे यहाँ पर भी लिखा होता 7 सेंटीमीटर, तो आपको इसका उल्टा करना होता, तब आपको लिखना पड़ता कि ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यदि दो रेखाखंड समान लंबाई के हैं तो वे सर्वांगसम होते हैं, और अगर दो रेखाखंड सर्वांगसम है तो उनकी लंबाइयां भी समान होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां मतलब ऐसी आकृतियां जो आकार में और माप में बिल्कुल पूरी तरह समान होती है, अर्थात एक दूसरे को ढक लेती है, वो कहलाती हैं सर्वांगसम आकृतियां। तो ये हमारी हैं सारी सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम रेखाखंड। तो इस सर्वांगसमता को समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं, आज के सेशन का अंतिम उदाहरण होगा। तो इसमें आपको पहचान के बताना है कि ये जो आकृतियां हैं ये सब सर्वांगसम हैं या नहीं। तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है एक, ये किसकी आकृति है, क्या चीज है, ये कौन सी वस्तु है जो आपको दिखाई दे रही है, मोबाइल। तो देखिए ये एक मोबाइल है, ये देखिए ये दूसरा मोबाइल, ये तीसरा मोबाइल देखिए एक और। तो इस तरह से आपको ये मोबाइल दिखाई दे रहे हैं। ये एक और मोबाइल देखिए, ये सब मोबाइल आपको दिख रहे होंगे, सब मोबाइल हैं और कीपैड वाले मोबाइल हैं। तो क्या आप इन सबको सर्वांगसम कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, इसकी जब हम जांच करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे इनकी जांच। हर मोबाइल को आप एक के ऊपर एक रखेंगे, ये पहला मोबाइल, इसके ऊपर रखा हमने दूसरा मोबाइल, फिर रखा ये तीसरा मोबाइल, उसके ऊपर रखा हमने ये चौथा मोबाइल। तो इस तरह से देखिए ये मोबाइल एक दूसरे को पूरी तरह नहीं ढक रहे हैं, आपको प्रत्येक मोबाइल का कुछ न कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, अर्थात इनका आकार और माप समान नहीं है। बस केवल ये समानता है कि इनमें ये सब मोबाइल हैं और ये सब आपके कीपैड वाले मोबाइल हैं, बस केवल ये समानता है। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि जो चीज समान हो, समान काम करती हो, वो सर्वांगसम भी हो। सर्वांगसम की पहचान आपको बताइए कि इनका आकार समान होना चाहिए और माप समान होना चाहिए, अर्थात बिल्कुल एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले, जरा सा भी इसका उसका छोटा या बड़ा नहीं हो, तो वो कहलाएंगी सर्वांगसम। अब देखिए एक और उदाहरण इसी तरह मोबाइल का, ये एक मोबाइल आपको दिख रहा होगा, ये मोबाइल, फिर ये एक और मोबाइल। अब देखिए ये एक दूसरे को ढक रहे हैं कि नहीं ढक रहे, तो देखिए ये भी एक दूसरे को नहीं ढक रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये मोबाइल और ये मोबाइल पीछे वाला थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा अंतर है, अर्थात ये दोनों हैं तो आपके टच स्क्रीन मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल हैं, जिन पे आप सब ये YouTube वगैरह चैनल देखते हैं, विभिन्न प्रकार के वीडियो होते हैं जो अपने शिक्षा से संबंधित देखते हैं, आप गणित के वीडियो देखते हैं, विज्ञान के वीडियो देखते हैं,
ये सब आपको इन पे दिखाया जाता है यूट्यूब पे। तो लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये मोबाइल सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ये दोनों मोबाइल का नंबर अलग अलग है, दोनों अलग अलग टाइप के मोबाइल हैं, अलग अलग कंपनी के मोबाइल हैं। अगर इस मोबाइल पे सेम इसी तरह का कोई और मोबाइल रखा जाए तो वो कहलाएगा बिल्कुल सर्वांगसम मोबाइल। तो इस तरह से हमने देखा कि दिखने वाली चीज जो एक ही काम करती है जरूरी नहीं कि सर्वांगसम है, बस शर्त यह है कि सर्वांगसम होने के लिए उसका आकार और माप दोनों बिल्कुल समान होने चाहिए, तभी वो सर्वांगसम कहलाएंगी। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने सर्वांग समता की परिभाषा और उसके उदाहरण किए, फिर रेखाखंडों की सर्वांग समता करी हमने, रेखाखंडों की सर्वांग समता का उदाहरण देखा, बहुत सारे उदाहरण देखे, उनका क्रियात्मक कार्य किया और चित्र से भी उनको बना के देखा कि कौन से रेखाखंड सर्वांगसम है। अगर रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं तो उनकी लंबाई समान होती है, या इसका उल्टा अगर लंबाई समान होती है तो वो रेखाखंड भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अगले सेशन में ऐसे ही हम कोणों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे, फिर त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे और उन पे आधारित सवाल हल करेंगे।